हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक एसएससी का कोर्स, एसएससी जीए कोर्स, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके विद पीवाईक्यूज आपको कवर कराया जाएगा। अगर अभी तक आपने ये कोर्स नहीं लिया है या नहीं देखा है तो आप परचम के एप्लीकेशन पे जाकर इस कोर्स को देख सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में परचम का एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा साइंस का या फिर ज्योग्राफी का इंडिविजुअल कोर्स भी परचेस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, तो आप इंडिविजुअल कैटेगरी में भी मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसी सीक्वेंस में अगला हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट से आपको आज की क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। हमेशा ये क्यूरियोसिटी बनी होती है कि हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर कौन से मटेरियल्स हैं, कौन से मिनरल हैं, या फिर हमारा कोर, क्रस्ट और मेंटल किस पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो इस पे हमेशा आर&डी चलता रहता है, लेकिन हमारे पास कुछ भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जानने के लिए वो होती है डिगिंग। आप खुदाई करना शुरू करो, खुदाई करते जाओ और आप इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते जाओ। लेकिन अभी तक जो आर्कटिक ओशियन का रीजन है वहां पर 12 किलोमीटर की खुदाई जो है वो की गई थी। इससे ज्यादा कभी भी डिगिंग नहीं की गई है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम 6370 किलोमीटर, जो कि हमारी अर्थ की रेडियस है, इतना ज्यादा डिग कर पाए या खुदाई कर पाए और इंटरनल स्ट्रक्चर को जान सकें। तो अंदर हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट हमारे पास पैरामीटर्स भी होते हैं, जिनके जरिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जैसे जैसे आप डिगिंग करोगे, खुदाई करोगे, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है और आप इतनी ज्यादा ड्रिलिंग नहीं कर सकते हो, है ना। और हर एक पॉइंट पे जाके अर्थ का नेचर चेंज होने लगता है, उसका कंपोजिशन चेंज होने लगता है। इसलिए स्टडी करने के लिए हमारे पास दो डायरेक्ट सोर्सेज है। पहला है रॉक फ्रॉम द माइनिंग एरियाज। हमें जो रॉक्स मिलती हैं उनके स्ट्रक्चर को समझ के हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, कौन से मिनरल से, कौन से पदार्थों से हमारी अर्थ बनी है। दूसरा होता है वोल्केनो इरप्शन। हम सभी लोग जानते हैं कि अंदर हमारी कुछ रॉक्स है और ये रॉक्स टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण मेल्ट हो जाती हैं, और अंदर जब ये मेल्टेड हो जाती हैं तो इसको हम मैग्मा कहते हैं, और यही मैग्मा लावा के फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है। और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो जिससे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। कैसी रॉक्स बनती है? इग्निशियस रॉक, मतलब आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। तो वॉल्केनो इरप्शन में बेसिकली इंटरनल जो हमारे अर्थ के अंदर मटेरियल है वही तो बाहर आ रहा है। तो इस मटेरियल के जरिए भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है एंड डेंसिटी होती है। इनकी मदद से भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तो अंदर क्या है, अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, जिनसे हमेशा एनर्जी रेडिएट होती रहती है, जिसके कारण जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे अर्थ में, आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखाई देगा। ठीक है, हर 32 मीटर पे आपको डिग करने पे, ड्रिलिंग करने पे 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज मिलेगा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस में नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर, तो अगर हम अर्थ सरफेस में नीचे की तरफ जाते हैं, क्रस्ट में, फिर मेंटल में, फिर कोर में, तो प्रेशर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने पाया कि अंदर बहुत हैवी मटेरियल है, अंदर आयरन जैसे बहुत ही भारी तत्व है, जिसके कारण अर्थ की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमको डेंसिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो अंदर की तरफ जाने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। ये कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं जिससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज है, जैसे कि हम बात करते हैं मेटेओर्स के बारे में, जिनको उल्का पिंड भी कहते हैं। तो कभी कभी अर्थ के ग्रेविटेशन में आ जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और फ्रिक्शन के कारण ही जल जाते हैं और अर्थ के सरफेस से टकराते हैं। आपको सुना होगा कि लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है वो इन्हीं उल्का पिंड के टकराने के कारण फॉर्म हुई है। ठीक है, तो बोला जाता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वैसा ही है जैसे कि अर्थ का है। तो इनकी स्टडी के जरिए भी हम अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा होता है हमारे पास सिस्मिक वेव। जब अर्थक्वेक आते हैं तो कुछ सिस्मिक वेव जनरेट होती हैं, जिनके जरिए भी पता लगाया जा सकता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सिस्मिक वेव 3 प्रकार की हो सकती हैं, P, S और L।
पी वेव को आप प्राइमरी वेव कहते हैं, एस वेव को सेकेंडरी वेव कहते हैं और एल वेव को लॉन्ग वेव, लव वेव या फिर सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है। अभी जो प्राइमरी वेव है इनका नेचर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि साउंड का नेचर है, मतलब ये भी आपके क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जैसे कि हमारा साउंड होता है। इसका ये मतलब है कि प्राइमरी वेव सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों मीडियम में इजीली ट्रेवल कर सकती हैं। हमारे पास जो दूसरी वेव होती है वो सेकेंडरी वेव होती है, क्योंकि प्राइमरी के बाद जनरेट होती है इसलिए इनको सेकेंडरी नाम दे दिया। अब सेकेंडरी वेव का नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि लाइट का नेचर है, मतलब हमारी जो सेकेंडरी वेव है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है, मतलब अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि केवल और केवल सॉलिड में चलेंगी, लिक्विड में ये ट्रेवल नहीं करेंगी। और हमारी जो लव वेव या आपकी लैंड वेव या सरफेस वेव होती हैं, ये आपकी बिल्कुल पी वेव की तरह होती है, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि कोर में, क्रस्ट में और मेंटल में ये पी वेव पे मिल रही है, एल वेव भी मिल रही है, लेकिन एस वेव जो है वो केवल क्रस्ट और मेंटल में मिल रहा है। एस वेव कहीं कोर में जाके गायब हो जाता है, मतलब हमारा कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तभी तो एस वेव वहां पर ट्रेवल नहीं कर पा रही है, क्योंकि एस वेव का नेचर क्या है, एस वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। तो इससे हमने जाना कि हमारा कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। तो इन सिस्मिक वेव की मदद से भी हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो तीनों वेव है ना, पी, एस और एल, इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किस वेव की होती है? तो पी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर एस वेव और फिर एल वेव की स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पे बात स्पीड की नहीं है, अब यहाँ पे बात है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, मतलब ऐसी कौन सी वेव है जो बहुत स्ट्रांग है, जिनसे बिल्डिंग गिर जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्टॉर्शन होता है अर्थक्वेक के समय। तो इसका अपोजिट कर देंगे कि पी वेव की इंटेंसिटी सबसे कम होती है, फिर एस वेव और एल वेव। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक में जो नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं वो लैंड वेव करती हैं। तो इंटेंसिटी और स्पीड के हिसाब से मैंने बता दिया, ऊपर वाला इंटेंसिटी के हिसाब से, ये नीचे वाला स्पीड के हिसाब से। क्लियर? तो इन सिस्मिक वेव की मदद से भी हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज अवेलेबल है जिनके जरिए हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अर्थ जो है वो लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर लेयर के फॉर्म में है। सबसे ऊपर की लेयर जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे ओशियंस हैं, रिवर हैं, माउंटेन्स हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मेंटल मिलता है और सबसे नीचे जो है वो आपको कोर देखने को मिलेगा। अब क्रस्ट जो है वो सियाल से मिलके बना है, मेंटल जो है वो सीमा से मिलके बनी है और कोर जो है वो नीफे से मिलके बना है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाएगा, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाएगा और कोर में निकेल और आयरन पाए जाएंगे। अच्छा, हमारी अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा सिलिका ही प्रेजेंट होती है। अब आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम तो बहुत ही हल्का सा मटेरियल है, इसलिए तो हम एयरक्राफ्ट्स की बॉडी बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। लेकिन आयरन तो बहुत ही हैवी मटेरियल होता है, आयरन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ते जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर मेंटल की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? क्रस्ट की। अगर अर्थ की एवरेज डेंसिटी की बात की जाए तो अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो हमने क्या देखा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर है। क्रस्ट सियाल से बना है, मेंटल सीमा से बनी है और कोर नीफे से बना है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपने देखा कि डेंसिटी बढ़ते जा रही है, इसलिए कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर मेंटल की और फिर क्रस्ट की डेंसिटी होती है। वैसे ही थोड़ी सी और अगर हम बातें करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, इसे हम अपर मेंटल कहेंगे और इसे हम लोअर मेंटल कहेंगे। उसी प्रकार हमने कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो ये हो गया क्रस्ट के बाद आपने देखा आउटर मेंटल, फिर आपका अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। इस तरीके से हमने अलग अलग लेयर में अपनी अर्थ को डिवाइड करके रखा है।
अब ये जो क्रस्ट है और अपर मेंटल है, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला दिया जाए तो इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला दिया जाए। अगर हम केवल और केवल लोअर मेंटल की बात करें तो लोअर मेंटल को हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया इतनी चीजें? आगे बात कर ले। चलो, अब ये लिथोस्फीयर जो है वो अपर क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बना हुआ है। लगभग 80 किलोमीटर की डेप्थ तक, 80 किलोमीटर की गहराई तक आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलता है। तो क्रस्ट कहां तक हो गया आपका? आप एक तरीके से कह सकते हो 80 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलेगा, 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल मिलेगा, और फिर 6370 किलोमीटर तक की रेंज में आपको पूरा कोर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मेंटल का एरिया है ना, यहीं पर आपको बड़ी बड़ी सी रॉक्स मिलेंगी, चट्टानें मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। हमारी अर्थ का 84% वॉल्यूम जो है वो मेंटल के पास है। हमारी अर्थ का 84% वॉल्यूम किसके पास है? मेंटल के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा सिस्मिक वेव से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलो, हम बात हो रही थी क्रस्ट के बारे में, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो क्रस्ट होता है। अब देखिएगा, क्रस्ट में आपको माउंटेन्स भी दिखते हैं, राइट, और क्रस्ट में आपको ओशियंस भी तो दिखते हैं। अब ओशियन की अपनी खुद की एक डेप्थ होती है, अपनी एक गहराई होती है। तो यहाँ पर क्रस्ट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशियनेटिक क्रस्ट है। मतलब एक महाद्वीपीय आपका क्रस्ट है और एक महासागरीय क्रस्ट है। तो कौन सा ज्यादा थिक होगा? ऑब्वियसली जहां पे माउंटेन्स हैं यहां पर क्रस्ट ज्यादा थिक होगा, और ओशियंस में जो है वो क्रस्ट कैसा होगा? कम थिक होगा। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। जो ओशियन क्रस्ट है वो थिनर होता है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर होता है। इतनी चीजें हमको समझ में आई। अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी अलग अलग होगी। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कितनी? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और एक ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है। हमारा जनरली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। हमारा जो ओशियन क्रस्ट है इसकी डेंसिटी कम होती है, कितनी? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। तो ग्रेनाइट रॉक और बेसाल्ट रॉक आपको याद रखनी है। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई क्रस्ट के बारे में। आइए और बातें करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये हमारा ओशियन क्रस्ट है। अब देखिएगा, हर एक चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरे पास दो केमिकल है, एक केमिकल ए है और एक केमिकल बी है। दोनों केमिकल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन इनके बीच का जो कुछ एरिया होगा उसमें कुछ प्रॉपर्टी ए की भी हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी बी की भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप सडन चेंज नहीं होगे ना। तो बीच का जो एरिया है जहां पे दोनों रीजन की आपको प्रॉपर्टी दिखेंगी, उस एरिया को आप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे आप? डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि मैंने कहा कि क्रस्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है और उसके बाद मेंटल की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन बीच का जो एरिया होगा इसमें दोनों की प्रॉपर्टी मिलेंगी, क्रस्ट की भी और मेंटल की भी। तो इसे क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? मोहो डिसकंटिन्यूटी हमको क्लियर है। सिमिलर ओशियन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में भी जो एक पतली से लेयर पाई जाती है उसको हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक, हमारा जो क्रस्ट है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, और हमारे पूरे अर्थ के वॉल्यूम का केवल 1% क्रस्ट के पास है, और अर्थ के मास का केवल 0.5% ही क्रस्ट होल्ड करता है। तो याद रखेंगे, पूरे अर्थ के वॉल्यूम का 1% और पूरे अर्थ के मास का 0.5% हमारे क्रस्ट के पास है। क्रस्ट के नीचे आओगे तो आपको मेंटल मिलेगा, और मेंटल की थिकनेस 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल के पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है अर्थ का, तो अर्थ का 84% वॉल्यूम मेंटल के पास है। साथ ही साथ अर्थ का 67% मास जो है वो मेंटल कैरी करता है। मेंटल जो है वो सीमा से बना है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना, और इसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि अब 29 किलोमीटर 80 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का रेंज बहुत ज्यादा होता है, तो डेंसिटी जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे बढ़ते जाएगी, तो डेंसिटी वेरी होती है। 3.3 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक मेंटल की डेंसिटी क्या है? वेरी होती रहती है। साथ ही साथ अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट मेंटल का जो है वो क्रस्ट के साथ मिलकर लिथोस्फीयर कहलाता है। तो वही लिखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ साथ,
और टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने के साथ साथ क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी को रेडिएट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसलिए लोअर मेंटल में आपको जो यहाँ पे रॉक्स मिलेंगी वो एकदम बहुत हॉट हो जाती हैं और एकदम मेल्टेड फॉर्म में हो जाती है, और वही मैग्मा जब है लावा के रूप में बाहर आ जाता है। आपकी जो अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी हो रही है, आपकी जो वोल्केनो इरप्शन वाली एक्टिविटीज हो रही है, ये सभी कहां होती हैं, इन सभी का जो एपिसेंटर होता है ना बेसिकली मेंटल में ही पाया जाता है। क्लियर हो गया? अगली आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पे बात हो रही है कि पहले तो मैंने क्रस्ट और अपर मेंटल को मैंने कहा लिथोस्फीयर है, लेकिन अगर केवल और केवल अपर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है और लोअर मेंटल को मेसोस्फीयर कहा जाता है, अगर आप अलग अलग लेयर के बारे में बात करते हो। अच्छा, मेंटल के बाद अगली लेयर क्या आती है, क्रस्ट आती कोर आती है। क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ और उसके बाद कोर। अब यहाँ पे मेंटल और कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, तो मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो आपने दो डिसकंटिन्यूटी आपको मेजरली याद रखनी है। पहली है मोहो डिसकंटिन्यूटी जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में थी, दूसरी है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो कि मेंटल और कोर के बीच में आपको मिल गई। क्लियर? अब हम आ चुके हैं कोर में। कोर जो है वो नीफे से बना है, मतलब निकेल और आयरन से बना है। हमारी अर्थ का 15% वॉल्यूम कोर के पास है और पूरी अर्थ का 32.5% जो मास है वो कोर के पास है। कोर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 9.5 से लेके 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हमारी कोर की डेंसिटी होती है। हाईली डेंस होता है क्योंकि यहाँ पे हैवी मटेरियल प्रेजेंट है। अब हमारी कोर जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। हमारी जो आउटर कोर है वो आपकी मतलब इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है और आउटर कोर जो है वो आपकी लिक्विड स्टेट में है या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इतनी चीजें हमको क्लियर हुई। अब अगली अगर हम बात करते हैं, यहां पर ये तो हो गया क्रस्ट और ये मेंटल, इन दोनों के बीच में हो गई मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर मेंटल और कोर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। तो यहाँ पे मेंटल और आउटर कोर के बीच में आपने देखा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। अब आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, और कोर को समटाइम बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ये सारी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। अब आगे बात करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंटीरियर। तो मैंने कहा है कि टेम्परेचर जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ने लगता है। यहाँ पर बोला गया है कि 32 मीटर डेप्थ पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। प्रेशर तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, लेयर्स बढ़ती जाती हैं और ज्यादा मटेरियल बढ़ते जाते हैं, तो अंदर की तरफ जाने पर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इसमें बोला गया है कि अर्थ के इंटीरियर में जो प्रेशर है वो 3 to 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है एटमॉस्फेरिक सी लेवल के। Density, so due to increase in the pressure and the presence of the heavier material like nickel and iron towards the earth center, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है और कोर की डेंसिटी 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाती है, जबकि क्रस्ट की डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी और एवरेज अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और मैंने आपको सिखाया है हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की ही है और सबसे कम किसकी है, सैटर्न की है। ठीक है, तो ये कुछ हमने आज बेसिक बातें सीखी। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे या जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। डेफिनेटली आप आंसर कर लोगे क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो एक क्वेश्चन लास्ट में, 2 क्वेश्चन है आपके लिए जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इनर कोर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और दूसरा स्टेटमेंट आपको कहता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लेस डेंस होता है ओशियनिक क्रस्ट के। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? केवल एक है, केवल 2 है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वो किससे कंसिस्ट होता है या किससे मेनली बना होता है, कौन सी रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।